हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, जो कि है हिस्ट्री का रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो आज इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम ओम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे या फिर ओम्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम सिख, जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो कैसे बढ़ी उस समय, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सिख कम्युनिटी आई थी, कैसे उनका राइज हुआ था, हम उस बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे चैप्टर का एक पार्ट और आएगा जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया पढ़ेंगे। मतलब जो मुगल्स के वक्त था तब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था और लोगों की लाइफ कैसी थी, ये सब पढ़ेंगे। तो बिना किसी देर की हम लोग आज की वीडियो और आज की क्लास शुरू करते हैं, ताकि ये चैप्टर हम जल्दी से ख़त्म कर सके। और बस एक क्लास और फिर यह चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को राजपूत के बारे में बताया था कि राजपूत किंगडम कैसे राइज किया था और मुगल के अगेंस्ट कैसे कैसे रेजिस्टेंस हुई थी, ये सब। तो शुरू करते हैं अपना ओम साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैप में ये जो हमारा असम के साइड का एरिया है, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारा असम के साइड का एरिया है, यहाँ पे पूरा हमारा ओम किंगडम था। ये जो आप सारी जगह देख रहे हो ये हमारी ओम किंगडम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उस वक्त जो ओम किंगडम था वो म्यांमार से आए हुए लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। आज के समय में जिस जगह को म्यांमार बोलते हैं वहां से आके लोगों ने 13th सेंचुरी में असम के एरिया में ओम किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। वो ब्रह्मपुत्र वैली के पास रहने लगे थे और वहां पे ओम किंगडम नाम की जगह इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। अब उन्होंने मुगलों के खिलाफ विरोध कैसे किया? उन्होंने सबसे पहला विरोध ऐसे किया कि जो मुगल लोग उन पे हमला करते थे उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया और उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने ओम किंगडम को हमेशा उस हमले से बचाए रखा। तो मतलब उन्होंने जो फॉरेन इन्वेजन था, मतलब भारी आक्रमण था जो उनके किंगडम पे कब्जा करने के लिए था, उसका डटकर सामना किया और उसको हमेशा हराया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मुगलों का राज होने से रोका कि मुगल वहां पे अटैक कर रहे थे, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे मुगलों का राज होने से रोका। उन्होंने उस अटैक को ऐसा रिपेल किया, उसके खिलाफ ऐसे किया कि मुगल कभी वहां पे जीत ना पाए, वहां पे कभी मुगलों का राज ना हो पाए। तो इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनाई, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया और इन्होंने इंडिपेंडेंटली उस पर रूल किया और मुगलों को इन्होंने इन्वेड करने से रोका, मतलब मुगलों को अंदर आने से रोका, मुगलों का एक्सपेंशन इन्होंने रोक दिया, ठीक है। अब इनके यहाँ पे चलता था पाइक सिस्टम। अभी पाइक सिस्टम क्या है? इस पाइक सिस्टम के अंदर इस पाइक सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जो जितने भी लोग हैं वहां के, जितने भी मतलब पुरुष है वहां के, उन सबको अपने स्टेट की, मतलब उन सबको ये जो ओम किंगडम थी उसकी रक्षा करनी होती थी, उसके लिए काम करना होता था। वो लेबर, मतलब वो किसान या कर्मचारी के रूप में या सोल्जर्स के रूप में काम करते थे और उसके बदले में उन्हें लैंड दिया जाता था जिसमें वो खेती कर सके, या उनको जमीन पे हक दे दिया जाता था कि हाँ ये जमीन तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी। तो मतलब उन्हें अपने देश की, अपने किंगडम की सेवा करनी होती थी, चाहे सोल्जर बन के करे, चाहे सेना के रूप में करे, चाहे लेबर के रूप में करे, बदले में उन्हें लैंड दे दिया जाता था। और इससे क्या होता था, इससे मिलिट्री तो मेंटेन रहती थी। अब लोग मिलिट्री के लिए काम करेंगे, सोल्जर्स के रूप में काम करेंगे, तो उनके पास एक परमानेंट मिलिट्री रहती थी, उनको कोई आर्मी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, क्योंकि उनके जो देश के लोग थे वही आर्मी का काम करते थे, तो उनको परमानेंट आर्मी की जरूरत नहीं पड़ी, उनके पास हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री तैयार रहती थी। और जो पब्लिक वर्क होता था, सड़कें वगैरह बनाना होता था, ये सब काम भी आसानी से हो जाता था। तो पाइक सिस्टम से ओम्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी है पाइक सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो पाइक सिस्टम से ना बहुत ज्यादा फायदा हो जाता था। अब कल्चर डेवलपमेंट क्या हुई कि आपको पता है ओम किंगडम की वजह से असम का कल्चर डेवलप हो पाया। जो असम में आजकल कल्चर फॉलो होता है ये सब ओम किंगडम से चलता आता है। ओम रूलर जो थे, ओम रूलर्स मतलब जो उस वक्त ओम किंगडम पे राज्य करते थे, तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे, मतलब वहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे और वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति थी, मतलब जो वहाँ पे पहले से फॉलो होते आ रहे हैं रूल्स रेगुलेशन या कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेशन, उन्होंने उन सब चीजों को अपनाया, वो भी उन सब चीजों में शामिल हो गए। वो आए और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम आए हैं तब हमारे राज चलेगा, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उन्होंने ऐसी कोई चीजें नहीं बोली। वो वहाँ की स्थानीय संस्कृति को उन्होंने अपनाया, स्थानीय लोगों के साथ वो मिलजुल कर वहीं की संस्कृति को उन लोगों ने अपनाया
उन्होंने खेती बाड़ी को, कृषि को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को बहुत सम्मान दिया। जैसे अकबर जी ने किया था हमारे कि सब धर्मों के लोगों को सम्मान दिया था, ऐसे ही हमारे ओम किंगडम के जो रूलर्स थे, हमारे जो शासक थे ओम राज्य के, उन्होंने भी सभी धर्मों का सम्मान किया। और इससे क्या हुआ, असम की जो असम की जो संस्कृति थी वो समृद्ध होने लग गई, उसका विकास हुआ। असम की संस्कृति बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गई, उसका बहुत अच्छे से विकास होना शुरू हो गया। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अब 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट लड़ी गई थी, किसके बीच? मुगल एम्परर्स के बीच और ओम किंगडम के बीच। उस वक्त क्या हुआ था, 1671 में औरंगजेब का शासन चल रहा था। तो औरंगजेब ने अपनी आर्मी भेजी ओम की कैपिटल गढ़गांव में। ठीक है, उसने कहा कि उसने चाहता कि वो गढ़गांव पे हमला करे और जिससे क्या हो कि ओम किंगडम उसके अंडर आ जाए, वो नॉर्थ ईस्ट में अपना वो फिलहा ले। पर ओम ने उससे बहुत उसका अच्छे से मुकाबला करा, उसका डट के सामना किया। देखो, अब वो लोग वहां के एरिया में रहते थे तो उनको वहां के जो जंगल है, जो वहां की पहाड़ियां है, जो वहां की नदियां है, और गुरेरिया वारफेयर मैंने आपको पहले बताया था, छुप छुप के अटैक करना, किसी को आपकी लोकेशन का नहीं पता और आप छुप छुप के अटैक करें, वो सब। उन्हें इन सब चीज की अच्छी नॉलेज थी कि उन्होंने इसी की सहायता से औरंगजेब से लड़ाई करी। औरंगजेब की जो आर्मी आई थी, उन्होंने उसी की सहायता से लड़ाई करी। और ये जो बैटल ऑफ सराय घाट था वो 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी के पास लड़ा गया था, जो आज के दिन में गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बैटल ऑफ हमारी सराय घाट थी, वहां पे लड़ी गई थी। ठीक है, लचित बोरफुकन ने अप्रोक्स 10,000 ओम सोल्जर्स को लीड किया था और उन्होंने 30,000 की जो मुगल की आर्मी थी उन्हें हरा दिया था। वो लोग बहुत ज्यादा नंबर में थे, उनके पास वेपन्स वगैरह भी अच्छे थे, फिर भी इन्होंने अपनी सूझबूझ से और अपनी नॉलेज से उन सबको हरा दिया था। और ओम, इस वजह से ओम जो थे, ओम के जो शासक थे, उन्होंने अपना राज्य साम्राज्य बचा लिया और वो इंडिपेंडेंट ही रहे, उन्हें मुगलों के अंडर आने की जरूरत नहीं पड़ी और वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम रूल करते रहे, इंडिपेंडेंट किंगडम में रहते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही बात है आपको यहाँ पे सारी हिंदी में दे रखी है सरायघाट के युद्ध के बारे में, जो 1671 में हुआ था। अब आता है राइज ऑफ द सिक्स, कि सिखों का उदय कैसे हुआ, कि उस वक्त सिखिज्म जो था वो कैसे प्रचलित हुआ, सिखिज्म को लोगों ने कैसे फॉलो करना शुरू किया, सिखिज्म कैसे आया। तो शुरू करते हैं, सिखिज्म धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिख धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 15th सेंचुरी में गुरु नानक जी ने सिखिज्म को फाउंड किया पंजाब में। मतलब सिख धर्म की स्थापना पंजाब में गुरु नानक देव जी ने 15th सेंचुरी में की थी। ठीक है, उन्होंने लोगों को इक्वालिटी, मतलब समानता, की सबको समान भाव से देखो, दया, कंपैशन, दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, बिलीफ इन वन गॉड, मतलब एक भगवान में विश्वास रखो, ये सब उन्होंने लोगों को सिखाया था। और जिन लोगों ने उनकी बात मानी, जो उनके फॉलोअर्स हुए, जो उनके अनुयायी हुए, मतलब जो उनके शिष्य हुए, अनुयायी हुए, मतलब जो उनकी बातों को मानते थे, उन सबको बोला गया सिक्स। क्या बोला गया? सिक्स। वो लोग सिक्स के नाम से जाने लगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब गुरु नानक देव के बाद आए थे गुरु अर्जन। तो गुरु अर्जन देव और जहांगीर के बीच में क्या कनेक्शन था, मैं आपको ये बताती हूँ। तो गुरु अर्जन देव भी सिखिज्म को प्रमोट कर रहे थे और सिखिज्म ने मतलब पीसफुल स्पिरिचुअल, मतलब एक धार्मिक, उसके थ्रू चालू हुआ था कि हाँ ये धार्मिक एक नया धर्म बन रहा है, लोग इसमें मान रहे हैं, इस सबसे चालू हुआ था। पर बाद में जाके वो भी लड़ाई वगैरह में कन्वर्ट हो गया था थोड़ा, कि कम्युनिटी ने अपनी अप्रोच बदल के सेल्फ डिफेंस के ऊपर कर ली थी कि हाँ हमें अपनी सुरक्षा करनी है। मतलब जो एक शांत उससे हुआ था कि हाँ हम शांति से अपना धर्म फॉलो करेंगे, हम स्पिरिचुअल बनेंगे, वो आगे जाके लड़ाई उसमें कि हम लड़के चाहे कैसे भी करें हम अपनी रक्षा जरूर करेंगे, उसमें कन्वर्ट हो गया था। जब जहांगीर का राज चल रहा था तो गुरु अर्जन देव ने जहांगीर के बेटे का, मतलब जहांगीर का जो जिद्दी बेटा था या जहांगीर की वो बात नहीं मानता था, जहांगीर का बेटा गुरु अर्जन देव ने उनका सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से जहांगीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने क्या करा, उसने गुरु अर्जन देव को बहुत जो गुरु अर्जन देव थे उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करे और बाद में उनको मार दिया। इस वजह से क्या हुआ, सिख कम्युनिटी की जो अप्रोच थी वो बदल गई। उन्होंने कहा हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, हमें अपने आत्मरक्षा खुद करनी होगी। ठीक है, आया समझ? यही चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है कि कैसे जहांगीर की वजह से और सिख कम्युनिटी, सिख धर्म के जो लोग थे, उन्होंने आत्मरक्षा का पाथ अपनाया, आत्मरक्षा की ओर दिशा, आत्मरक्षा की दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारे में पढ़ते हैं हमारे जो थे हमारे गुरु हरगोबिंद।
अब गुरु हरगोबिंद जो थे वो गुरु अर्जुन के ही जो हमारे गुरु अर्जुन थे उन्हीं के बेटे थे, और वो अब अगले गुरु बने सिखिज्म में। तो अभी तक हमने कितने गुरु देख लिए? हमने अभी 2 गुरु देखे थे। गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिख धर्म को खोजा था। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी, और उसके बाद आते हैं अब गुरु हरगोबिंद। अब गुरु हरगोबिंद जी ने गुरु अर्जन देव जी के पुत्र थे और वो अगले गुरु बने। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने सिख सेना का गठन किया। उन्होंने सिख आर्मी बनाई कि अब हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, हमें सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, हमें खुद से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी इस इंसिडेंट के बाद। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिख लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, सैनिक प्रशिक्षण शुरू करा, मतलब उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया कि युद्ध कैसे करने, अपने लिए लड़ाई कैसी करनी है सब। और इससे क्या हुआ, सिख सेना का गठन हुआ। और जो सिख आर्मी थी फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई सारे जंग भी लड़े। आगे आने वाले टाइम में उन लोगों ने मुगलों के विरुद्ध बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी लड़ी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर के बारे में आपकी बुक में क्या बता रखा है, उन्होंने बता रखा है कि 1675 में कुछ कश्मीरी पंडित थे, वो गुरु तेग बहादुर की हेल्प मांगने आए थे। किसी मतलब कोई धार्मिक उत्पीड़न हो गई थी, मतलब कोई धर्म से रिलेटेड उनके वहां पे कुछ दिक्कतें चल रही थी, कुछ वो थे। तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास हेल्प मांगने आए कुछ कश्मीरी पंडित। और गुरु तेग बहादुर ने क्या करा, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो गए कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो भी तुम करना चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और औरंगजेब को जब इसके बारे में पता चला, औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने उनसे लड़ाई वगैरह करी। उन्होंने क्या करा कि जो गुरु तेग बहादुर के 2 शिष्य थे उनको पकड़ लिया और उनके ऊपर बहुत जुल्म वगैरह करे। और उन्होंने औरंगजेब जी को भी कहा कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा और मैं आपको शिष्य को भी छोड़ दूंगा। बट गुरु तेग बहादुर ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या करा, गुरु तेग बहादुर को भी पकड़ लिया, उनके ऊपर टॉर्चर किया और पब्लिकली उन्हें फांसी चढ़ा दी, मतलब पब्लिकली उनका सर कटवा दिया चांदनी चौक में। मतलब दिल्ली का जो चांदनी चौक का एरिया है वहां पे गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने सर कटवा दिया सबके सामने। और इस गुरु तेग बहादुर जी इसलिए ही ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया अपने धर्म की आजादी को बचाने के लिए। क्योंकि अगर उन्हें पता था अगर वो उस दिन झुकेंगे तो उनका धर्म भी उनके साथ झुकेगा और वो अपने उनके धर्म का भी आजादी नहीं रह पाएगा। तो उस वक्त उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करना ज्यादा जरूरी समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पूरा हिंदी में दे रखा है। आगे गुरु गोबिंद सिंह और खालसा। तो गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बाद मैट्रीडियम मतलब शहादत, गुरु तेग बहादुर जी के इस बलिदान के बाद, उनकी शहादत के बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह बने 10वें और आखिरी सिख गुरु। मतलब टोटल हमारे 10 सिख गुरु थे, तो गुरु गोबिंद सिंह जो है वो हमारे 10वें और आखिरी सिख गुरु बने। और 1699 में इन्होंने खालसा धर्म की स्टैब्लिशमेंट करी। और खालसा क्या था, जस्टिस मतलब सबको न्याय मिलना चाहिए, इक्वालिटी समानता, करेज मतलब हिम्मत होनी चाहिए आप में, प्रोटेक्शन ऑफ फेथ मतलब जिसमें विश्वास रखते हो उसको बचाओ, उसको प्रोटेक्ट करो। और खालसा ने भी मुगलों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े। ठीक है, यही है कि गुरु तेग बहादुर जी गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी, और वो 10वें और अंतिम सिख गुरु बने। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा के मुख्य सिद्धांत थे न्याय, सबको समानता, साहस और धर्म की रक्षा की अपने धर्म की आप स्वयं रक्षा करो। ठीक है, अब महाराजा रंजीत सिंह, जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीके हो रहा था तो बहुत सारे और सिख ग्रुप्स मतलब सिखों के जो जुट थे, समूह थे, वो पंजाब में इमर्ज होना शुरू हो गए। मतलब वो पंजाब में कहीं कहीं सिखों के जुट बनने शुरू हो गए, ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या करा, उन्होंने इन सारे सिख ग्रुप को एक साथ बुलाया। मतलब होता है ना कि सब लोग मिलके एक साथ एकजुट हो जाते हैं कि हम ये सब अलग अलग लोग हैं और हम मिलके एक अपनी अलग कम्युनिटी बना रहे हैं। तो उन्होंने उन सबको मिलाकर अर्ली 19th सेंचुरी में उन सबको एक सिख ग्रुप में यूनाइट कर दिया। और उन्होंने सिख एम्पायर की इससे स्टैब्लिश करी कि हाँ हम सब सिख एम्पायर के लोग हैं, हम सब मिलके काम करेंगे। ठीक है, उनके जो एम्पायर में कौन कौन सी एरिया आते थे, अभी जो हम पंजाब के थे पूरा पंजाब का एरिया था, कश्मीर के कुछ पार्ट्स थे, वो अपनी मिलिट्री लीडरशिप मतलब वो अपनी सेना के लिए, उनकी जो सैन्य ताकत थी उसके लिए जाने जाते थे, डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते थे, रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे। और उनके एम्पायर ने मुगल को भी जो मुगल पावर थी, जो मुगल एम्परर्स थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई करी। और साथ के साथ ब्रिटिश के खिलाफ भी उन्होंने जम के सामना करा, ब्रिटिश के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, यही पूरी यहाँ पे हिंदी में दे रखा है उनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा सिख एम्पायर के बारे में भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में आपकी बुक में सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह जी तक दे रखा है, तो मैंने भी आपको वहीं तक बताया है।
उसके बाद हमारा शुरू होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, मतलब जो लेन देन होता था, व्यापार होता था, ये सब कैसे होता था, उस वक्त लोगों की जिंदगी कैसी थी, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और वो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अब एक बार हम जल्दी से एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है और हमने अपने नोट्स में एनसीईआरटी में से क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ओम्स किंगडम के बारे में दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में कि 13th सेंचुरी में स्टेब्लिश हुआ था, जब म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली में लोग आके रहना शुरू हो गए थे और वहां पे ओम किंगडम उन्होंने स्टेब्लिश किया था। और एक्सपेंशन मतलब जो मुगल पीरियड हो गया, सल्तनत का पीरियड हो गया, जिसमें भी उन पे हमले हुए थे वहां पे कब्जा करने के लिए, उन्होंने उन सभी हमलों को नाकाम किया। और वहां पे पाइक सिस्टम फॉलो होता था, जिसमें लेबर या मतलब मजदूर का या सेना का काम करना होता था और इसके बदले उन्हें जमीन पर हक मिलता था। और इसी वजह से उनके पास सेना तैयार रहती थी बिना किसी परमानेंट आर्मी के। और ओम ने वहाँ का जो लोकल कल्चर था, उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट करा, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्मों में विश्वास को प्रमोट किया और उन्होंने असम के ट्रेडिशन में भी कंट्रीब्यूट किया। यही चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी हैं। फिर 17th सेंचुरी में जब औरंगजेब ने बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में बता रखा है कि जब औरंगजेब ने गढ़गांव पे हमला करवाया था तो उसको बैटल ऑफ सरायघाट बोलते हैं। यहाँ पे उसके बारे में बता रखा है, बैटल ऑफ सरायघाट यहाँ पे हिंदी में बता रखी है। आगे बढ़ते कि जो सिख धर्म था वो कैसे आया, वो सिख धर्म कैसे बना। तो ये बता रखा है कि 15th सेंचुरी में पंजाब में गुरु नानक देव जी ने हमारा इक्वालिटी का मतलब समानता का, दया भाव का और वननेस ऑफ गॉड मतलब एक ओंकार, इसको एक ओंकार के नाम से भी बोलते हैं, इसका उन्होंने मैसेज दिया था। और उनके जो अनुयायी थे मतलब जो इन चीजों को फॉलो करते थे, उनको सिख के नाम से जाना जाता है, उनको सिख बोला जाता है। ठीक है, सिखिज्म एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है, मतलब एक धार्मिक ही वो था कि हाँ हम धर्म से, पर बाद में जो उनके ऊपर जुल्म हुए, उनके ऊपर अत्याचार हुए मुगल रूलर्स के बाद, उसके बाद उन्होंने इसको सेल्फ डिफेंस में भी कन्वर्ट कर दिया। जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जन ने उनके बेटे को मतलब जो जहांगीर का बेटा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरु अर्जन को टॉर्चर करके मार दिया। फिर गुरु अर्जन के बेटे अगले गुरु बने गुरु हरगोबिंद, और उन्होंने मार्शियल ट्रेनिंग मतलब सैन्य ट्रेनिंग और उन्होंने सिख आर्मी बनाई, जिसने मुगल्स के अगेंस्ट काफी सारे युद्ध लड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीजें यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखी हैं। उसके बाद बता रखा है 1675 के जब कश्मीरी पंडित आए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास, कुछ धर्म से रिलेटेड उनके वहां दिक्कतें चल रही थी, उसके लिए हेल्प मांगने वहां से उनको कहने की आप हमें शरण ले लो, हमें बचा लो। और जब गुरुजी ने उनके खिलाफ खड़े होने का डिसाइड किया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें बोला गया कि आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लो। और पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये भी देखा कि उनको पे कितना टॉर्चर हो रहा है, उनके जो शिष्य हैं उनके पे कितना टॉर्चर हो रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया। और औरंगजेब ने क्या करा, उनका पब्लिकली उनका सरे कलाम करवा दिया, मतलब उनका सर कटवा दिया चांदनी चौक दिल्ली में। उसके रिस्पॉन्स में गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें और आखिरी गुरु बने, उन्होंने खालसा किंगडम को इस्टेब्लिश करी, खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया जो था भाईचारे का, जिसमें मार्शल ब्रदरहुड मतलब आपसी भाईचारा, जिसमें वो जस्टिस सबको न्याय दिलवाएंगे, समानता का ध्यान रखेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, जो जिसकी वजह से उन्हें बहुत बार मुगल फोर्स से लड़ना भी पड़ा, जिनकी वजह से उनकी जान भी खतरे में रहती थी। ठीक है, यही सब यहाँ पे दे रखा है। अब उसके बाद आता है कि बहुत सारे सिख इमर्ज हुए पंजाब रीजन में और उनको एक साथ महाराजा रंजीत सिंह ने यूनाइट करा, मतलब उनको एक साथ लाया 19th सेंचुरी में, और उन्होंने सिख एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करी। और उनकी मिलिट्री बहुत अच्छी थी, उनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी मतलब राजनीतिक जो उनकी तर्कशास्त्र की स्किल्स थी वो भी बहुत अच्छी थी। और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब अपने धर्म से बहुत प्यार करते थे, वो सब भी अच्छा था। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है सेंट्रलाइज एक ऐसे सिख एम्पायर स्टैब्लिश किया जो सब फॉलो करते थे, जो नॉर्थ वेस्ट में भी फैला इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर के कुछ पार्ट्स में भी वो फैला। और मिडल 19th सेंचुरी तक इस एम्पायर ने मुगल रेमिनेंट्स मतलब जो मुगल के जो भी रूलर्स वगैरह थे, फिर जो बाद में ब्रिटिश एम्पायर आया उन सबका भी बहुत ज्यादा विद्रोह किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा कि हमारा सिख एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ। ये एक चीज रह गई, ये मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीफ डायनेस्टीज है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं।
मतलब इस चैप्टर में हमने अलग अलग डायनेस्टीज पढ़ी है, तो ये उन्हीं में से कुछ के नाम है। याद होगा तो हमने शुरू दिल्ली सल्तनत से किया था, उसमें हमने मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत से हमने शुरू करा था। फिर हमने देखा था ईस्टर्न गंगा किंगडम में कैसे दिल्ली सल्तनत का अपोज किया था, होयसला किंगडम ने कैसे उसका अपोज किया था। फिर हमने विजयनगर एम्पायर भी देखा था, हमने देखा था बहमनी सल्तनत ने भी कैसे दिल्ली सल्तनत का अपोज किया था। फिर हमने गजपति किंगडम भी देखा था। गजपति मतलब होता है जहाँ पे मतलब हाथी, जिन्होंने हाथियों पे विजय पाली हो, ऐसे उनको नाम दे देते थे, गजपति, नरपति, ऐसे वहां पे ना नाम दिए जाते थे रूलर्स के। ठीक है, उसके बाद हमने मुगल एम्पायर भी देखा। मुगल एम्पायर के बाद हमने देखा राजपूत कैसे राइज हुए। उसके बाद आज हमने देखा ओम किंगडम कैसे राइज हुआ, और उसके बाद हमने देखा सिक्स कैसे राइज हुए। तो ये सारी वो डायनेस्टीज हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी है आज की क्लास का इंक्लूड करके, कि इस चैप्टर में कौन कौन सी डायनेस्टीज इंक्लूड हुई हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी डायनेस्टीज याद होंगी। ये सारी डायनेस्टीज, ये राजवंशों का नाम यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, सारे साम्राज्यों का नाम यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, और आपको ये सारे साम्राज्य अच्छे से याद होंगे। और मैंने ना इन साम्राज्यों पे और इनके कुछ रूलर्स पे रील्स भी बनाई है, कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे द ब्रेन कैनवस पे भी मिल जाएंगे, और यूट्यूब चैनल पे भी आप शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओगे वहां भी आपको मिल जाएंगी। ये मैंने आपकी क्विक रिवीजन के लिए बनाई है। अगर आपको चैप्टर का क्विक रिवीजन करना हो, कुछ टॉपिक का क्विक रिवीजन करना हो, तो वो आपकी मदद करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ क्वेरी हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।